Good morning, students. This is our new class of invitation writing. In previous class, we had studied about invitation writing in card form, and that was formal. Okay, and now today we are starting with informal invitation. Today, initially in starting video, you won't see me. आप मुझे अभी देख नहीं पाओगे क्योंकि मैं आपको बोर्ड दिखा रहा हूँ और मैं इसको डिक्टेट कर रहा हूँ. नाउ इन फ्रंट ऑफ यू यू कैन सी ए बोर्ड. आप बोर्ड देख पा रहे हो और उस बोर्ड में आप ये देख पा रहे हो कि एक लेटर लिखा हुआ है, राइट. नाउ दिस इज अ इन्विटेशन इन अ लेटर फॉर्म. क्या होता है उसमें कि आपको एग्जैक्टली क्या होता है कि हम जब कार्ड बांटते हैं, घर में कोई फंक्शन होता है तो हम 1000-2000 कार्ड छपवाते हैं और सबको बांटते हैं. तो उसको हम फॉर्मल क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस व्यक्ति को आपने कार्ड दिया है, आप केवल यू जस्ट राइट नेम ऑन एनवलप. आप लिफाफे पे उसका नाम लिखते हो एंड देन उसको दे देते हो और वो भी आपको क्या कहेगा, हाँ ठीक है हम बिल्कुल आएंगे. ये इट मीन्स इट्स अ फॉर्मेलिटी. वो आए या नहीं आए, आपका फर्ज था बुलाना. नाउ सेकेंड थिंग व्हाट हैपन्स दैट कुछ आपके बहुत घनिष्ठ इष्ट मित्र होते हैं, बहुत अच्छे मित्र होते हैं. आपको उन लोगों को क्या होता है, इनवाइट करना होता है. भाई ये पुराना फॉर्म है, लेटर फॉर्म, बट इन टुडेज वर्ल्ड वी जस्ट कॉल देम. उनको फ़ोन करते हैं पर्सनली और मनुवार करते हैं, जिसको एम्फेसिस बोलते हैं हम. बट ये अभी भी प्रचलित तरीका यही है कि हम लोग उसको लेटर फॉर्म में लिखते हैं. लेटर फॉर्म में आप देख पा रहे हो, मैं पहले रीडिंग करता हूँ, उसके बाद मैं बोर्ड पे जाऊँगा. आप देख रहे हैं कि लेटर फॉर्म में जो टॉप पे लिखा हुआ है, राइट ऑन द टॉप, अगर आप देख पा रहे हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ. मैं राइट ऑन द टॉप इफ़ यू कैन सी, वहाँ लिखा हुआ है, ये जो ऊपर दिख रहा है आपको 3 लाइन्स, एड्रेस, सिटी और डेट. ये है आपके तीन चीज़. क्या है ये? एड्रेस, सिटी एंड डेट. अब एड्रेस जहाँ पे आपको उसको खत लिखना है, जहाँ पे आपको मित्र रहता है, सिटी जिस शहर में रहता है, और डेट वो तारीख जब आपने डेट लिखा है. उसके बाद आप देख रहे हैं डियर. दिस इज कॉल्ड सैल्यूटेशन. आप किसी को संबोधित करते हैं. सैल्यूटेशन के बाद लिखा हुआ है नाम, कि हमें किसको बुलाना है, आपके मित्र का नाम. देन लाइन स्टार्ट विथ I/V. अब आप अकेले बुला रहे हो तो I, आपके पूरे परिवार वाले मिलके बुला रहे हैं तो V. अभी क्या बन जाएगा? I/V हैव मच प्लेजर इन इन्वाइटिंग यू. अब इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? I अगर लगा के चलेंगे, I हैव मच प्लेजर इन इन्वाइटिंग यू. मुझे आमंत्रित करने में बहुत खुशी महसूस हो रही है तुम्हें, या हमें आपको आमंत्रित करने में बड़ी खुशी महसूस हो रही है. अब कहाँ आमंत्रित कर रहे हो तो आपको लिखना है टू द. आप हिंदी में देख पा रहे हैं वहाँ पे कार्यक्रम का नाम, जो भी कार्यक्रम है उसमें आपको बुलाना है, उसका नाम लिखना है. विच, उसके बाद देखिए I और V लिखा हुआ है. अब I के साथ M का प्रयोग होगा और V के साथ R का प्रयोग होगा, तो हम I के साथ ही चलेंगे. I am ऑर्गेनाइजिंग, आयोजित कर रहा हूँ, एट. अब वापस ADD एड, एड्रेस लिखा हुआ है, आपके घर का पता लिख सकते हो या आपका घर लिख सकते हो. ऑन डेट, कौन सी तारीख को आप कार्यक्रम आयोजित कर रहे हो, और एट टाइम, कौन से समय ये आयोजित होगा. ठीक है. फिर I/V, या हम I के साथ ही चलेंगे. I वेरी मच होप. यहाँ पे देखिए ग्रामेटिकल एक डायरेक्ट मैंने इज एम आर का यूज़ नहीं किया. ये एक जोर देने के लिए, किसी बात को अपनी वजन देने के लिए आप इसको लिखते हो. आई वेरी मच होप, मैं बिल्कुल आशा करता हूँ, दैट यू विल अटेंड द फंक्शन, कि तुम कार्यक्रम को अटेंड करोगे. फिर लिखा हुआ योर प्रेजेंस विल ग्रेस अस, आपकी उपस्थिति हमें अनुग्रहित करेगी या हमें हमारा मान बढ़ाएगी. फिर लिखा हुआ है थैंक यू, और लास्ट में लिखा हुआ है योर सिंसियरली, और फिर नाम. अभी ये जो अभी तक हमने ये देखा है ना, अब ये लेटर फॉर्म में है. आप अभी इसको अच्छे से नोट कर लीजिए एक बार, है ना. उसके बाद मैं इसको डिटेल से स्टार्ट करूँगा. मैं
एक बार वापस बोल देता हूँ, सबसे टॉप पे है एड्रेस, फिर सिटी, फिर डेट, ये 3 लाइन में हो जाएगा, ये पूरा फॉर्मेट है। नेक्स्ट हिज डियर और नाम जिसको आपको बुलाना है, फिर आप चलेंगे I/V हैव मच प्लेजर इन इन्वाइटिंग यू टू द कार्यक्रम का नाम, विच I या V, फिर M/I/M ऑर्गेनाइजिंग एट, फिर क्या आ जाएगा आपका एड्रेस, ऑन, डेट, एट टाइम, I या V वेरी मच होप दैट यू विल अटेंड द फंक्शन, योर प्रेजेंस विल ग्रेस अस, थैंक यू, योर सिंसियरली आपका नाम। अब मैं बोर्ड पे आ रहा हूँ और आपको इसको क्लियरली एक एक स्टेप करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी तक मैं बोर्ड से इसलिए हट गया था कि आप उसको पोज करके चाहे तो उसको लिख ले, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले मैं 1 बाय 1 स्टेप स्टार्ट कर रहा हूँ। अब आप ये देखिए एड्रेस, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूँगा एड्रेस। आपको कैसे लिखना है? एड्रेस लिखने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप एग्जामिनर को ये दिखाएं कि आपको क्या आता है। सबसे बढ़िया इस तरह से लिखे, ये हो गया मुन्यूमेरिकल, ये कोमा, पंक्चुएशन, ए कैपिटल, फिर ब्लॉक। अब यहाँ पे देखिए आपने एक हाइफन यूज़ किया है, तो ये बात बता पाएंगे कि मुझे, हमको पता है डैश कहाँ यूज़ करना है। ए ब्लॉक, आर के कॉलोनी। अब इससे क्या साबित हो रहा है? इससे ये साबित हो रहा है कि आपको कितनी चीज़ें आती है। देखिए आपका वेरिएशन देखिए, नंबर, कोमा, कैपिटल, हाइफन, कैपिटल, कोमा, कैपिटल। अब ये एब्रीवेशन है तो यहाँ पे आप डॉट लगा रहे हो, इट मीन्स आपने 8 से 9 डिफ्रेंशिएशन उसके अंदर करके बता दिए। सो दिस इज द बेस्ट वे टू राइट एड्रेस विथ वेरिएशंस। आप जितना वेरिएशन लिखेंगे उतना एग्जामिनर आपसे इंप्रेस होगा। चलिए, तो अब हम एड्रेस की जगह पे चेंज कर देते हैं, राइट। हमारा एड्रेस यहाँ हो जाता है, ये हो गया आपका एड्रेस। एड्रेस हमने लिख दिया है 24A ब्लॉक। अब आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो इस तरीके से, RK कॉलोनी उदयपुर, ये आपकी सिटी हो गई, और ये आपका हो गया स्टेट राजस्थान। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिख दिया मैंने, इसको ऊपर लिख देते। चलिए वापस एक बार थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर आपकी आएगी डेट, जैसे 18 अगस्त 2020, ये हो जाएगा आपका उदयपुर, ब्रैकेट में आपने राजस्थान। यहाँ हो जाएगा आपका RK कॉलोनी, और ये हो जाएगा 24A ब्लॉक। ठीक है साहब, ये हो गया आपका एड्रेस। तो आप 3 से 4 लाइन भी लिख सकते हो। 24A ब्लॉक, RK कॉलोनी, उदयपुर, ये आपका आपने बता दिया ये। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन। अब आप क्या चल रहे हैं? डियर। डियर, अब मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है दैट इज रुपेश। चलिए, डियर रुपेश, अब मैं उसको डायरेक्टली इंगित कर रहा हूँ। अब यहाँ I या V, अब मैं लिखूँगा V, मैं हम बोलूँगा, हम परिवार बुला रहे पूरा। वी हैव मच प्लेजर इन इन्वाइटिंग यू टू द, अब कौन से कार्यक्रम में बुला रहे हैं? अब उस कार्यक्रम का नाम लिख रहा हूँ मैं, टू द बर्थडे पार्टी। ठीक, अब आप चाहे तो इसको इलोबरेट करके लिख सकते हो, टू द यू टू, अब ये द आप हटा दीजिए, माय सन्स बर्थडे पार्टी। अब आपने ये लिख दिया, वी हैव मच प्लेजर इन इन्वाइटिंग यू टू माय सन्स बर्थडे पार्टी विच, अब मैंने पहले ही बता दिया आई, हम वीक से चलेंगे। वी, अब आपके आर ही रहेगा। वी आर ऑर्गेनाइजिंग एट, अब बर्थडे पार्टी कहाँ होती है? जनरली घर पे ही होती है। एट आवर होम ऑन, थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हैं, ऑन। अब आपको डेट लिखनी है, अब आप डेट लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे आप ऊपर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगस्त है तो अगस्त के बाद की ही डेट लिखनी है, जैसे 24 अगस्त 2020 एट, अब टाइम समय 6:30 बजे, 6:30
PM। छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखें, कैसे टाइम लिखना है, उन सब चीज़ों को आपको देखना है। सो ये बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया, वी हैव मच प्लेजर इन इन्वाइटिंग यू टू माई सन्स बर्थडे पार्टी विच वी आर ऑर्गेनाइजिंग एट आवर होम ऑन 24 अगस्त 2020 एट 6:30 PM। अब यहाँ पे वही वापस आ जाएगा, ये यहाँ वी आर नहीं लिखना है आपको, ये वी के बाद वेरी ही आएगा। ये एक वजन देने का, स्ट्रेस का तरीका है। वी वेरी मच होप दैट यू विल अटेंड द फंक्शन, योर प्रेजेंस विल ग्रेस अस, थैंक यू, योर सिंसियरली। और यहाँ मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है, RANDHIR रणधीर सिंह। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक आपका लेटर फॉर्म में इन्विटेशन तैयार हो गया। करना कुछ नहीं है, वही का वही है, लेकिन 2-4 लाइनें आपको याद करनी है। आगे समझ में आपको? तो ये इस तरीके से आप बना सकते हो, इन्विटेशन आप किसी का भी बना सकते हो, ठीक। तो ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि 12th में जो है अब ये वाला पूछा जा रहा है बार बार। और उसके अलावा भी क्या हो रहा है कि अब इसको एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग भी बराबर पूछा जा रहा है। तो आपको इसको एक बार अच्छे से लर्न कर लेना है, समझ लीजिए इसको, और उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्लास में मैं, ये तो आपका इन्वाइटिंग हो गया। अब हम आगे चलेंगे एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग। तो नेक्स्ट क्लास में हम वो देखेंगे। इसका एक बार वापस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इसको वीडियो को पॉज करके इसको एक प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करें। टिल देन, गुड बाय। Good morning student. So this is our lesson number 13, market equilibrium, and this is part number 5. इससे पहले हम 4 पार्ट्स पढ़ चुके हैं और उसमें हमने देखा था मांग कैसे बढ़ती है, कैसे कम होती है, मतलब डिमांड में जो चेंजेस आते हैं, और जब दोनों ही चेंजेस आते हैं, कमी और वृद्धि दोनों होती है, मतलब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों होती है डिमांड में, वो भी हम पढ़ चुके हैं। अब इस पार्ट में हम शुरू कर रहे हैं सप्लाई। सप्लाई मतलब पूर्ति में कैसे बदलाव आते हैं। पिछले वाले में हमने देखे थे पूर्ति सिर्फ सब पे हो रही थी, पूर्ति में कोई बदलाव नहीं आ रहा था, ठीक है, पर अब पूर्ति में भी बदलाव आएगा। तो हमें पहले पूर्ति मतलब डिमांड के बारे, सप्लाई के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेना है। पहले मैंने दिया भी था पिछले वाले पार्ट में, कुछ थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था कि अगर किसी चीज़ को बनाने में खर्चा ज़्यादा आता है तो उसकी सप्लाई कम करता है सप्लायर, और किसी चीज़ को बनाने में खर्चा कम आता है तो उसका सप्लाई ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर उसका कोई स्थानापन्न वस्तु मार्केट में अवेलेबल है, मतलब कोई भी उसकी जगह पे इस्तेमाल होने वाली वस्तु अवेलेबल है, जैसे चाय पत्तियों का एग्जांपल दिया था मैंने कि बहुत सारी चाय पत्तियां हैं, तो लोग अपनी पसंद जो है वो बदल भी सकते हैं। जैसे कोई ताज चाय खरीद रहा था, चाय पत्ती खरीद रहा था, तो वो रेड ये बाग बकरी भी खरीद सकता है, या और दूसरी भी आती है ना, अलग अलग जो आती है, मिली चाय है वगैरह वगैरह, तो कोई भी वो लोग ट्राई कर सकते हैं। तो अगर किसी का स्थानापन्न वस्तु अवेलेबल है, मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स मार्केट में अवेलेबल है मार्केट में मिल रही है वैसी दूसरी वस्तु, तो उसकी पूर्ति सप्लायर, उसकी सप्लायर कम करता है, मतलब उसका थोड़ा कम रहता है। लेकिन अगर एक ही वस्तु है, उसका कोई दूसरा सप्लायर नहीं है, या दूसरी वैसी कोई वस्तु मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मिलती नहीं है वैसा ही इस्तेमाल देने वाली, वैसा ही उपयोग देने वाली, तो उसका सप्लाई सबसे ज़्यादा करता है सप्लायर, क्योंकि उसमें फ़ायदा होता है, वो सारे के सारे बिक जाएंगे, उसे पता है ना। उसके बाद है टेक्नोलॉजी चेंज ऑल्सो चेंज द लेवल ऑफ आउटपुट, दिस रिजल्ट इन चेंज इन सप्लाई। टेक्नोलॉजी मतलब नई कोई भी टेक्निक आती है गुड्स को प्रोड्यूस करने में, तो उसका असर सप्लाई पे बहुत पड़ता है। जैसे कि अगर हम हाथों से चीज़ें बनाते हैं तो उनको टाइम लगता है, वो एकदम एक जैसी नहीं बनती, टाइम भी लगता है और उसमें खर्चा भी ज़्यादा आता है। लेकिन अगर कोई चीज़ मशीन से बनती है तो वो एक साथ बहुत सारी बन सकती है, ठीक है। उसके अलावा एक जैसी बनती है और कम समय में बनती है, तो खर्चा भी कम आता है।
तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो वस्तुएं महंगी या सस्ती हो जाती हैं। कोई भी चीज़ हाथ से बनी होगी आप देखोगे तो वो महंगी होती है, हो हैंडमेड बोलते हैं उसको, हाथ से, क्योंकि हमें एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें करने में टाइम लगता है, और मशीन से अगर वो चीज़ें होती तो वो बहुत जल्दी हो जाती हैं, बहुत तेज़ी से होती हैं। मतलब एक आदमी एक चीज़ को जितनी देर में बनाता है उतनी देर में एक मशीन शायद 100 या 10 या कितनी भी चीज़ें बना सकती है सेम वैसी, और बिना गलती किए। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो सस्ती पड़ती हैं। तो टेक्नोलॉजी का भी सप्लाई पे बहुत असर पड़ता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ सस्ती होती है तो मैंने बताया ही था कि मांग उसकी ज़्यादा होती है। जब मांग ज़्यादा हो रही है तो सप्लाई भी करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, है ना। डिस्कवरी ऑफ न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ गुड्स। नई कोई भी रॉ मटेरियल आता है, नया कोई कच्चा माल आता है, नई वस्तु चीज़ें आती है, तो उससे भी सप्लाई क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे कि अभी पेट्रोल और डीजल इनका इस्तेमाल होता है, पर इनकी जगह पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका इस्तेमाल किया जा सके, तो ये चीज़ें महंगी है, इनका बहुत ध्यान से इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ आ जाए जो पेट्रोल और डीजल की जगह पे भी इस्तेमाल की जा सके और उनसे भी सस्ती हो, तो ऑब्वियसली उसका इस्तेमाल ज़्यादा होगा, है ना। तो ऐसे जो कच्चे माल होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं, उनका उपयोग ज़्यादा होता है, तो उनका सप्लाई भी ज़्यादा होता है। चेंज इन एटीट्यूड ऑफ प्रोड्यूसर ऑल्सो चेंज सप्लाई। बनाने वाले पे भी डिपेंड करता है। अगर कोई बनाने वाला कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बनाता है तो फिर उसे सप्लाई तो करना ही पड़ेगा। कितने दिन वो गोडाउन में रखेगा, उसको मार्केट में निकालना ही पड़ेगा उसको बेचने के लिए, है कि नहीं। तो ऐसे में वो चीज़ का जो बनाने का उस चीज़ को जो बनाते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाने लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के कारण उसे ज़्यादा से ज़्यादा बेचेंगे भी, और ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए मार्केट में लाना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी में ऑल्सो चेंज द सप्लाई। गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ होती है, पॉलिसी का मतलब है गवर्नमेंट के कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, इन चीज़ों का भी सप्लाई पे बहुत असर होता है। जैसे अगर सरकार ने किसी चीज़ पे टैक्स कम कर दिया है, ठीक है, तो उसको वो सप्लायर ज़्यादा से ज़्यादा बनाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेगा, क्योंकि उसको टैक्स कम भरना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन वही चीज़ पे अगर टैक्स बढ़ गया है तो सप्लायर को महंगा पड़ेगा, क्योंकि टैक्स भी भरना पड़ता है। वो बिकेगी, जब बिकेगी एक बार तो टैक्स भरना ही पड़ेगा, तो इसीलिए वो सप्लायर क्या करेगा, उसको कम बनाएगा, और जब कम बनाएगा तो कम बेचेगा, ठीक है। तो सरकार की पॉलिसीज़ का भी असर होता है। अब हम देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई। इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई में देखेंगे, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब होता है पूर्ति में वृद्धि के प्रभाव। पूर्ति में वृद्धि हो रही है और वृद्धि के जो प्रभाव है, कैसे वृद्धि हो रही है, क्यों हो रही है, वो पढ़ेंगे। ये पूर्ति है, एसएस सप्लाई है ना, सप्लाई मतलब पूर्ति। पुराना कर्व है एस है, और ये S1 नया कर्व है, मतलब ये नया पूर्ति वक्र है, ठीक है, नया सप्लाई कर्व है, और ये पुराना सप्लाई कर्व है। डी जो है वो एक ही है डिमांड कर्व, ठीक है, ना नया है ना पुराना, एक ही डिमांड, एक ही जैसी डिमांड हो रही है, डिमांड ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, ठीक है। दो जगह है ऐसे डिमांड, कम प्राइस पे भी है, ज़्यादा प्राइस पे भी, इसीलिए सप्लाई भी शिफ्ट हो रही है। अब हम देखेंगे कैसे। पहले हम कीमत को देख लेते हैं। पी जो है वो कौन सी कीमत होगी, पुरानी होगी कि नहीं, पुरानी होगी। पी कीमत पे मात्रा भी पुरानी होगी तो Q होगा, और P1 कीमत नई कीमत पे मात्रा नई होगी, Q1 होगी। अब ये जो S है ये किस पे होगा, पुराने वाले पे ही होगा, P पे, ठीक है। और ये जो है S1 नए वाले P पे होगा, P1 पे होगा, और DD दोनों पे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, पहले कीमत ज़्यादा थी और मात्रा मिल रही थी कम, कीमत भी ज़्यादा थी और मात्रा भी कम मिल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे सप्लाई हो रहा था, डिमांड तो कम मात्रा पे
ज़्यादा मात्रा पे कम कीमत पे भी डिमांड होती है। डिमांड यहाँ पे भी हो रही थी, लेकिन यहाँ पे सप्लाई नहीं हो रहा था। और जब यहाँ पे सप्लाई नहीं हो रहा था पर डिमांड हो रही थी, यहाँ पहले वाले पे सप्लाई हो रही थी ज़्यादा कीमत पे, ठीक है, वहाँ सप्लाई हुई, मांग और सप्लाई दोनों बराबर हो गए, मतलब डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वल हो गए। जितना डिमांड हुआ उस पर उतना सप्लाई हो गया। अब कोई उस कीमत पे डिमांड नहीं कर रहा, मतलब उस हाई रेट पे कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है, तो सप्लायर को कम रेट पे ज़्यादा माल को बेच के सप्लाई करना पड़ा, क्योंकि लोग अब वहाँ नहीं खरीद रहे, वहाँ जितने खरीदने चाह रहे थे वो खरीद चुके हैं, अब कोई खरीदने को रेडी नहीं है, अब इस पे खरीदना चाह रहे हैं। तो डिमांड सप्लायर ने क्या किया, सप्लाई को कम किया। कम नहीं किया है, मात्रा तो बड़ी है सप्लाई की, क्वांटिटी बड़ी है तो सप्लाई बढ़ा है, लेकिन कीमत जो है वो कम हो गई। कीमत क्या हो गई, कम। सप्लाई तो ज़्यादा कर रहा है पर कम कीमत पे कर रहा है। इसका कारण ये है कि ज़्यादा कीमत पे अब कोई खरीदने को तैयार नहीं है। तो ये था मांग पर जो इसका जो प्रभाव हुआ है, मांग और पूर्ति का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम देख रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, पूर्ति में बदलाव हो रहा है, मांग में कोई बदलाव नहीं हो रहा। पूर्ति क्या हो रही है, पहले कम थी अब बढ़ रही है, पूर्ति तो बड़ी है, ठीक है। देखो एक चीज़ और समझ लो, मांग मतलब डिमांड, ये नहीं समझा रही हूँ मैं, ये तो मैं बता चुकी हूँ कि मांग का मतलब डिमांड। पूर्ति का मतलब सप्लाई है, ये भी मैं नहीं समझा रही हूँ, मैं सिर्फ लिख रही हूँ। अब अगर कोई मांग ज़्यादा होती है तो उसको देखते हैं मात्रा से, मांग की मात्रा ज़्यादा है मतलब मांग ज़्यादा है, और पूर्ति ज़्यादा है मतलब पूर्ति की मात्रा ज़्यादा है तो पूर्ति ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ मैं बोल सकती हूँ कि पूर्ति बढ़ रही है क्योंकि पूर्ति की मात्रा बड़ी है, भले उसकी कीमत कम हुई है लेकिन मात्रा बड़ी है। और मांग में भी अपन ने देखा था कि मांग भी बढ़ती है, तो कब बढ़ती है, जब उसकी मात्रा बढ़ती है मांग की, तब वो बढ़ती है। तो ये था P अपना पुराना प्राइस है, Q अपनी पुरानी क्वांटिटी है, P1 अपना नया प्राइस है और Q1 अपनी नई क्वांटिटी है। इस पे S जो था वो पुरानी सप्लाई कर्व था और S1 जो है वो नया सप्लाई कर्व है। तो अब आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि कैसे इसको बनाना है और क्या है। आगे वाला जो अपना पार्ट 6 होगा उसमें हम देखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई, मतलब पूर्ति में कमी के प्रभाव। अभी हमने पढ़ा पूर्ति में वृद्धि के प्रभाव, तो आगे हम नेक्स्ट जो अपना पार्ट होगा उसमें हम समझेंगे। अभी आपको ये समझ में आ गया होगा, इस वीडियो को आपको बार बार देखना है और समझना है। वैसे मांग वाले वीडियो अगर आपने समझ रखे हैं तो ये वीडियो समझना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, वैसे ही है, बस उसमें डिमांड कर्व जो है वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा था, इसमें सप्लाई कर्व ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है। फ्लक्चुएट का मतलब है कि ऊपर नीचे जा रहा है, यहाँ पे सप्लाई कर्व बदल रहे हैं, एक से ज़्यादा सप्लाई कर्व है। और मांग में जब वृद्धि या कमी हो रही थी, मतलब डिमांड में जब इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा था, तब डिमांड कर्व जो है वो एक से ज़्यादा थी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, बिल्कुल भी टफ नहीं है। और सप्लाई बढ़ रहा है, इसको कैसे देखते हैं, तो सप्लाई की मात्रा बढ़ रही है। देखो ये क्वांटिटी बढ़ी ना, यहाँ से यहाँ हो गई, पहले इतनी थी S में, S1 में इतनी हो गई, मतलब क्वांटिटी बढ़ी है तो सप्लाई कर्व बढ़ा है। लेकिन शिफ्ट किस तरफ हुआ है, ये S वाला सप्लाई कर्व ऐसा है, सप्लाई कर्व किस तरफ शिफ्ट हुआ है, राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है, ठीक है, दाहिनी ओर खिसका है। ये बात ध्यान रखना। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको नोट्स में लिखवाऊंगी और आपको अच्छे से लिखना है। आपको नोट्स भी मैं दे रही हूँ धीरे धीरे, ज़्यादा नहीं दे रही हूँ, थोड़े थोड़े दे रही हूँ, हफ्ते के एक, तो आप एटलीस्ट उन्हें भी कंप्लीट कर लो तो आपके लिए अच्छा होगा, है ना। आपकी बुक्स एटलीस्ट नोट्स वगैरह तो कंप्लीट हो जाएंगे। और समझने का तो ये है कि आप वीडियो को बार बार देखो, जितना बार बार देखोगे आपको अच्छे से समझ में आएगा, और जितना अच्छे से समझ में आएगा उतना आपके लिए और हमारे लिए अच्छा होगा। तो अगला जो वीडियो होगा उसमें हम
आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। अब पार्ट 6 में अपन आगे देखेंगे। कैसे हैं आप? आज हम एवरेज मेथड से जो ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे हैं उसका तीसरा क्वेश्चन यानी कि तीसरी स्टेप का क्वेश्चन हम देखने जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, RST 3 पार्टनर्स हैं। कितने पार्टनर हैं? 3, और जिनका नाम क्या है? RST। अब इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है दोनों क्वेश्चन से? इसमें एक तो डेट दे रखी है पर्टिकुलर 1/1/2017 से 30/6/2017। कौन सी डेट दे रखी है? 1 जनवरी 2017 से 30 जनवरी 2017 तक प्रत्येक पार्टनर ने यानी कि ईच पार्टनर ने विड्रॉ किए हैं 2000 रुपीज, यानी कि सब ने 2-2 हजार रुपए आहरण किए हैं, निकाले हैं फॉर्म से। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखा है अपने को 10% पर एनम दे रखा है। कितना दे रखा है? 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी आहरण पर ब्याज 10%। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि आर जो है वो हर मंथ की 1 तारीख को विड्रॉ करता है। एस जो है वो मिडल यानी कि मंथ के मिडल यानी कि महीने के मध्य में विड्रॉ कर रहा है, और टी जो है वो महीने के एंड में यानी कि एंड ऑफ द मंथ में विड्रॉ कर रहा है, यानी कि उस महीने के अंत तारीख जो भी है उनकी विड्रॉ करेगा। ठीक है, तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि आर कितना विड्रॉ कर रहा है, एस कितना अमाउंट विड्रॉ करेगा और टी कितना विड्रॉ करेगा। ठीक है, तो चलिए आर का कुल आहरण, आर का कुल आहरण यानी कि आर्स टोटल ड्राइंग। तो आर का टोटल ड्राइंग बताइए, अगर ये हर महीने की पहली तारीख और कहाँ से स्टार्ट करना है? 1 जनवरी से लेकर के 30 जून तक अपने को हर महीने की पहली तारीख। तो फर्स्ट बार विड्रॉ करेगा तो 1 जनवरी, फिर दूसरे बार का विड्रॉ करेगा 1 फरवरी, नेक्स्ट 1 मार्च, उसके बाद 1 अप्रैल। तो इस तरह से 1 जून तक विड्रॉ करेगा, क्योंकि इसके बाद जब विड्रॉ करेगा तो वो 30 जून के बाद क्या आएगा? जुलाई। तो जुलाई तक तो अपने को जाना नहीं है, अपने को कहाँ जाना है? 30/6 से पहले पहले जो भी 1 तारीख आएगी उतनी बार वो विड्रॉ करेगा। तो बताइए कितनी बार ये विड्रॉ करेगा? 1 जनवरी से 30/6 6 बार विड्रॉ करेगा, यानी कि 1 जनवरी में करेगा, फिर फेब में करेगा, फिर मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो इस तरह से ये 2000 रुपए अगर विड्रॉ करता है 1 तारीख को तो 6 बार विड्रॉ करेगा, और टोटल अमाउंट कितना विड्रॉ करेगा? 12,000 यानी 12,000 विड्रॉ करेगा। इसी तरह से एस का देखेंगे, एस का कुल आहरण यानी कि एस टोटल ड्राइंग, एस का टोटल ड्राइंग से अब ये देखिए ये मिडल ऑफ मंथ है, यानी कि हर महीने के बीच की तारीख। तो हर महीने के बीच में यानी कि जनवरी के बीच में यानी 15-16 तारीख, फरवरी के बीच, तो ऐसी ही बीच तारीख है, मतलब 15 तारीख कितनी बार आएगी? 1 जनवरी से काउंटिंग करेंगे 30/6 तक, वो भी 6 आएंगी। बिल्कुल, यहाँ आप लिखेंगे 2000 × 6 = 12,000। अब इसने भी 12,000 विड्रॉ किए हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं पी के बारे में, जो क्या कर रहा है? एंड ऑफ मंथ यानी कि महीने के एंड में विड्रॉ कर रहा है। अब महीने के एंड में मतलब जनवरी में आएगा 31, फेब आएगा 28, फिर मार्च आएगा 31, अप्रैल आएगा 30। तो लास्ट जो तारीखें हैं तो कितनी बार विड्रॉ करेगा? चलिए काउंटिंग करिए, देखिए, बताइए। हर महीने के एंड में निकालेगा और जनवरी से काउंटिंग करना है 30/6 तक। वेरी गुड, 6 बार काउंटिंग करेगा, तो यानी कि ये 6 बार फिर विड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे टी इज टोटल ड्राइंग। टी टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा? 2000 × 6 = 12,000। ठीक है, अब तीनों ने 12,000 रुपए निकाले हैं, तो क्या ब्याज लगा दे 10%? तो क्या सबसे ज्यादा फायदा तो इसको हो जाएगा जिसने पहली तारीख को निकाला, और सबसे ज्यादा लॉस किसको हो जाएगा? जो लास्ट तारीख को निकल रहा है। अगर मान लो ब्याज, तो हमने ये एवरेज मेथड इसीलिए यूज में लेते हैं कि इसमें पता चलेगा हमें कि 1 तारीख को जो विड्रॉ करेगा उसको ब्याज ज्यादा भरना पड़ेगा, और लास्ट तारीख को कोई विड्रॉ करता है उसको ब्याज कम भरना पड़ेगा। चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे क्या होना है। ठीक है, तो आर के आहरण पर ब्याज, यहाँ अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अपना फॉर्मूला याद है आपको, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग। तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना है? 12,000
इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी 10% क्वेश्चन के अंदर, यानी 10%, 10/100 इंटू, अब करना है अपने को एवरेज मंथ। क्या करना है? एवरेज मंथ। अब एवरेज मंथ कैसे लाते हैं कि अगर जो भी व्यक्ति फर्स्ट महीने की मतलब महीने की फर्स्ट तारीख को अगर विड्रॉ करता है तो उसके अंदर +1 करेंगे, फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक कितने महीने हो रहे हैं ये देखिए आप, देखिए कितने हो रहे हैं, 6 महीने हो रहे हैं। और फर्स्ट तारीख को अगर विड्रॉ कर रहे हैं इसका मतलब +1 करना है। तो यहाँ एवरेज मंथ के लिए कैसे निकालेंगे? 6 मंथ तो ही है, +1 करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो 6 और 1 कितने हो जाएंगे? 7। डिवाइड बाय 2 करेंगे, कितना हो जाएगा? 3.5 एवरेज मंथ। तो यहाँ पर अपना आ जाएगा 3.5 डिवाइड बाय 12, यानी कि 12 मंथ में से 3.5 का इसका एवरेज चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एस का। एस ने भी कितने निकाले? 12,000 निकाले, यानी टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग कितना है? 12,000। फिर 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10/100 इंटू, अब इसका एवरेज मंथ निकालेंगे। तो एस कब निकाल रहा है? मिडल ऑफ द मंथ, यानी कि हर महीने के मध्य में। और मध्य वाले के लिए तो अपन +0 करो या -0 करो, क्योंकि उसमें 1 का कोई रोल है ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने महीने होते हैं? 6, है ना। 6 में या तो +0 करो या -0 करो, डिवाइड बाय 2 तो करना ही है एवरेज निकालने के लिए। तो 6 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3/12। ठीक है, ये 3/12 किसके लिए है? एस के लिए। और एस के लिए क्यों है? क्योंकि ये बीच महीने के बीच में विड्रॉ करता है, हर महीने के बीच में। फिर यहाँ पर देखिए टी के बारे में हम देखेंगे। टी क्या कर रहा है? एंड ऑफ द मंथ, यानी हर महीने के एंड में विड्रॉ कर रहा है। कितने हजार? 12,000 टोटल ड्रॉइंग है। 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही है, सबके लिए सेम है, 10/100 इंटू, अब इसका क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक महीने काउंट करो, कितने हो गए? 6। चलिए इसमें प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि ये हर महीने के एंड में विड्रॉ कर रहा है, यानी कि एंड में कर रहा है, इसलिए इसका एक महीना माइनस हो जाएगा। डिवाइड बाय 2 एवरेज निकालने के लिए, तो 6 - 1 = 5/2 = 2.5, यानी इसका एवरेज मंथ कितना आएगा? 2.5 डिवाइड बाय 12 मंथ में से 2.5 एवरेज मंथ चलेगा। अब इनको हम सिंपल करेंगे, यानी कि काटेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल करेंगे। तो यहाँ पर देख रहा है आपको 3.5, जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक संख्या के पीछे 0 लगा देंगे और ये हो जाएंगे 35। ठीक है, ऊपर है 35, 10 और 12,000, नीचे है 100 और 120। तो देखिए सिमिलर क्या है, जो कट सक रहे हैं उनको काट दीजिए। तो सबसे पहले 2 0 से 2 0 हमने उड़ा दिए, फिर बचा ऊपर 120, इधर भी 120 है, 120 और 120 खत्म हो गया। अब क्या बचा ऊपर? 10 × 35, 10 × 35 करेंगे, कितना आ जाएगा? 350 रुपीज। कितना आ जाएगा? 350 रुपीज। ठीक है, 350, 10 को 35 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर नेक्स्ट सेम ऐसे इसको भी देखिए, 2 0 से 2 0 खत्म हो गए, फिर उसके बाद 12 1 और 10 12 120। अब बचा ऊपर 10 × 10 × 3, जब 10 × 10 करेंगे 100 और 100 × 3 करेंगे तो 300 आ जाएगा आपका आंसर। फिर नेक्स्ट टी का भी इसी तरह से ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। 12,000 10/100 × 2.5/12, जब ये पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे आ जाएगा 0, है ना। मैथ तो पढ़ी है आपने। अब क्या करेंगे? 120 को 120 से काटेंगे एक बार, और ये 2 0 बचे, ये 2 0 यहाँ कट जाएंगे। तो इस तरह से अपने पास बचेंगे 10 × 25। कितना बचेगा? 10 × 25, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएंगे 250 रुपये। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, आपने क्या डिफरेंस था पिछले क्वेश्चन से, कि पिछले क्वेश्चन में डेट दे रखी थी और सभी जनों का अलग अलग अमाउंट दे रखा था। हर एक पार्टनर विड्रॉ तो कर रहा है लेकिन अलग अलग अमाउंट था। लेकिन यहाँ पर क्या था कि सभी पार्टनर उस तारीख से उस तारीख में सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहे थे, लेकिन सिर्फ जो रेगुलरिटी थी उनकी, कोई फर्स्ट तारीख को निकाल रहा था, कोई मिडल तारीख को निकाल रहा है, कोई लास्ट तारीख को निकाल रहा है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, बस यही डिफरेंस था, जिसका इंटरेस्ट देखिए सिमिलर डिडक्ट हुआ है। जैसे 350 है, फिर 300 है, फिर 250 है ना, क्योंकि यहाँ पर 50-50 रुपए का सेम फर्क आएगा। देखिए क्या था क्वेश्चन, RST पार्टनर थे और ये तारीख दे रखी 1 जनवरी से 30 जून
2017 और हर एक पार्टनर कितना निकालेगा, 2,000 रुपये निकालेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है सबके लिए कॉमन 10% पर एनम। आर ने अगर 2,000 रुपये निकालता है हर एक महीने की पहली तारीख को, तो 6 बार ऐसे विड्रॉ करेगा यहाँ से यहाँ 1 तारीख के बीच में। 6 बार विड्रॉ किया, उसने टोटल कितना अमाउंट किया, 12,000। ठीक है, अब 12,000 लिखा इंटू 10/100 ब्याज दर अपनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, इंटू 3.5 कहाँ से आया, क्योंकि 6 महीना तो है ही अपने पास भाई, 6 बार तो उसने पैसे निकाले और हर महीने की पहली तारीख इसलिए +1 करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो एवरेज मंथ आ जाएगा 3.5 डिवाइड बाई 12। ठीक है, फिर इसको सिंपल किया है हमने, सिंप्लीफाई किया है और आंसर क्या है 350 रुपीज। सेम इसी इसका टोटल ड्रॉइंग लेनी है, तो ये अगर 1 जनवरी से लेकर के 30 जून हर महीने की 20 तारीख को अगर विड्रॉ करता है, तो ये कितनी बार विड्रॉ करेगा, 6 बार ही करेगा। तो 6 बार विड्रॉ करने पर टोटल इसके भी 12,000 विड्रॉ हुए। अब इन 12,000 को अपन ने फॉर्मूले में रखेंगे, यानी कि जो अपना सूत्र है ब्याज निकालने का, कुल आहरित राशि इंटू ब्याज दर बटा 100 इंटू औसत माह डिवाइड बाय 12। तो यहाँ 3 कैसे आए, क्योंकि अपन एवरेज मंथ लाएंगे, 6 बार विड्रॉ किए हैं और 20 तारीख है, इसलिए आपको ना तो प्लस करना है और ना माइनस करना है, सीधा 2 से डिवाइड करना है। तो 6 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएंगे, ये 3 अपना एवरेज आ गया और डिवाइड बाय 12 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 300 रुपए। सेम इसी तरह से हम टी के बारे में निकालेंगे। टी के बारे में टोटल ड्रॉइंग कितना हुआ है, इसमें भी अगर हर महीने की लास्ट तारीख को विड्रॉ करता है, ऐसे ही 6 बार विड्रॉ करेगा। 6 बार विड्रॉ करेगा 2,000 रुपये, कितने विड्रॉ करेगा, 12,000 रुपये विड्रॉ करेगा। अब 12,000 को फॉर्मूले में लिखना है, 12,000 इंटू 10/100 इंटू 2.5 कहाँ से आया, 2.5, यानी कि इसने 6 बार विड्रॉ किए थे, लेकिन लास्ट तारीख को विड्रॉ करने या विड्रॉ जब किया था, इसने 30 जून को विड्रॉ किया था, 30 जून के अमाउंट पे उसको ब्याज नहीं देना है, इसलिए वो 1 महीना माइनस हो जाएगा। तो 30 जून वाले 1 महीना माइनस कर देंगे, यानी कि 6 में से 1 माइनस करते ही 5 महीने आ जाएंगे। उन 5 में 2 का डिवाइड करना है एवरेज निकालने के लिए, और जब 5 में आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2.5 एवरेज मंथ आपके आ जाएगा, 2.5 डिवाइड बाय 12, और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके 250 रुपये आंसर आ जाएगा। आई होप दोस्त आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में ज़रूर आ जाए। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।